4.5 लाख के करीब वो पाकिस्तानी हैं, ना वो किसी पॉलिटिक्स में, ना उनको ये कि मैं ऊपर आ जाऊँ वो नीचे आ जाए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस वो होनी चाहिए, बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और कनाडा के लिए भी। और मुझे लगता है कि हम मिल के अगर काम करेंगे तो उन लोगों को भी लाएंगे कि भाई आप लोग भी तो सामने हो, अपने काम दिखाओ हमें। यूथ को हम अपने प्लेटफॉर्म में आगे लाएं। अब हमें फ्रेश ब्लड चाहिए। हमारे पास यूथ पढ़ी लिखी है जो जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, कि हमारे पास सियासत में आ सकते हैं, ताकि वो हमें रिप्रेजेंट करें। मदरसों में भी आप देखिए कि सबसे बड़ी इस वक्त कनाडा में रिवाइविंग इस्लाम के नाम से जो इनिशिएटिव है, जो 3 दिन के सेमिनार होते हैं, वो यूथ करवा रही है कनाडा में। हमारे पास सोशल सर्विसेज इकोनॉमिक बॉडी कोई ऐसी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी लीगल एड सेंट्रलाइज नहीं है, हमारे पास हेल्थ केयर की एजुकेशन के हवाले से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई ट्रेनिंग सेंटर जिस तरह से दूसरी कम्युनिटीज रेनबो सेंटर चला रही है। हमारे पास ये तमाम चीजें एज अ कम्युनिटी लेवल नहीं है। सबसे पहली चीज जो है कि जब आप कनाडा में लैंड करते हैं ना, कनाडा आप बच्चे नहीं है, नॉट ए स्मॉल बेबी। आपने 7 समंदर पार किया, आप इधर आए। आया पाकिस्तानी या मुस्लिम एसोसिएशन को ही अगर आप देख रहे हैं तो हमें अपनी जेल की मंजिल नहीं बनानी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, वो मैं लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इस्लामिक रिलीफ कनाडा एक इदारा है IRS के नाम से, दूसरा एक इदारा है मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कनाडा MAC, तीसरी आपके पास NCCM है, और चौथे नंबर पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है कैनेडियन मुस्लिम लॉयर एसोसिएशन, पांचवी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम मेडिकल एसोसिएशन ऑफ कनाडा MMAC, छठी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा, 7वें नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम सोशल सर्विस किशनर इन वाटरलू, 8वीं नेशन वाइड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, 9th ऑर्गेनाइजेशन कैनेडियन काउंसिल ऑफ मुस्लिम विमेन, के बाद फिर दावा नेट। ये 10 ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास कम्युनिटी में काम कर रही है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इतना काम कर रही हैं तो कम्युनिटी दिन ब दिन नीचे क्यों जा रही है? क्या इन ऑर्गेनाइजेशन के मकासद में कोई ऐसी चीज है जिसकी इस्लाह की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जिस कम्युनिटी में 5000 डॉक्टर टैक्सी चला रहे हैं, उस कम्युनिटी की तालीमी काबिलियत का अंदाजा बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। कितने डॉक्टर पाकिस्तानी आप देखते हैं जो कि अस्पतालों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम साहब मुल्क की कम्युनिटी का देखें कि कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने बैंकों में लोग हैं, हमारे कितने लोग हैं, कितने हमारे यूथ है जिसको हम फौज में कैनेडियन आर्मी पे भेजना फख्र महसूस करते हैं, कितने लोग हैं जहाँ फायर ब्रिगेड में हम भेजना पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जिनको हम जो पुलिस सर्विस में भेजना पसंद करते हैं। अफसोस की बात है, जीरो। जो मजहबी रुझान, बढ़ता हुआ मजहबी रुझान है, ये आप कनाडा को यूके बनाना चाह रहे हैं। मुझे तो नजर आ रहा है कि कुछ दिनों बाद यहाँ पे जो है वो घोड़े दौड़ते हुए नजर आएंगे, उस पर अर्तुगल नुमा लोग साफे बांध के घूम रहे होंगे, ऊंट पे बैठे खलाल कर रहे होंगे। जो इस्लाम के नाम से मुल्क बन गए, उन ममालिक में शरीयत लॉ कहीं पर नहीं है। आप इस कनाडा के अंदर आके बैठकर चाह रहे हैं कि यहाँ पर शरिया लॉ और आपकी टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन इस पूरे कनाडा के अंदर 5% है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, अब वो 5.5% हो गई। जब तक हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से मौलवी मंगवाते रहेंगे कनाडा की मस्जिदों के लिए, हमारे बच्चों का माइंडसेट ना सिर्फ आगे नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा और वो पीछे जाना शुरू हो जाएगा। इस्लामिक स्कूल सिस्टम में ले गए, जो कि टोटल धंधा है। वो बच्चे जो नक्कू बन गए, वहां पर जब हाई स्कूल के अंदर मेन स्ट्रीम में कंप्लीट करते हैं तो उनको सोशलाइजिंग ही नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी वो 15 बच्चों की क्लास के अंदर पढ़ा तो उससे ज्यादा उन्होंने कोई बच्चा देखा ही नहीं होता, उन्होंने कोई डाइवर्सिटी देखी नहीं होती है। जब उनको मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर यूनिवर्सिटी में जाके कंप्लीट करना होता है, वो वहां पर अजीब किस्म की बेचारी मखलूक बनी हुई होती है, उनको देखकर बच्चे हंस रहे होते हैं दूसरों को। हम अपनी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को वीक करते हैं और अपने वो तमाम मशरूम जो कि मजहब के नाम पे धंधा कर रहे हैं उनको 600, 500, 400 डॉलर एक बच्चे की फीस, जिसके 3 बच्चे, तस्वुर कीजिए वो अपनी पूरी मॉर्गेज बच्चों की फीस दे देगा। फिजिबल नहीं है ये सब कुछ। क्या हो रहा है, इसको रुकना चाहिए। इतनी तेजी से यहाँ पे डिफरेंट मैट्रिमोनियल एप्स वजूद में आई हैं, जितनी मैट्रिमोनियल इवेंट्स होने लगे हैं 1 महीने में, लेकिन इससे एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि लोगों में ये एक इशू बहुत तेज़ी से मौजूद है। और यहाँ से और पाकिस्तान से रिश्ते कराने वाले जो इमिग्रेशन फ्रॉड, जिसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, उससे हमें आगाह करने की शदीद ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के लिए, पासपोर्ट के लिए या कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए पाकिस्तान में एक, आपको पता है कि एक ट्रेंड चल रहा है कि कनाडा चलो 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 कनाडा चलो, और शादी एक ऐसा ज़रिए है कि फ्री में काम हो जाता है।
ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अहमद अज़ीज़ी आपके प्रोग्राम पूरा सच में एक बार फिर आपके साथ हाज़िर है। आज हमारा प्रोग्राम रूटीन के प्रोग्राम से थोड़ा-सा हट के, जिसमें हमारा ज़्यादातर फ़ोकस पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से होता है। आज का प्रोग्राम कैनेडियन पॉलिटिक्स और कैनेडियन कम्युनिटी में पाकिस्तानियों के जो भी मसाइल हैं और उन मसाइल के क्या हल हो सकते हैं, उस पर गुफ्तगू की जाएगी। आज मेरी खुशनसीबी कि मेरे साथ मेरे मेहमानों में शामिल हैं अनीस फारूकी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तानी मीडिया का बहुत बड़ा नाम, सहाफत से दिहाइयों से जुड़े हुए हैं और कनाडा में होने वाली तमाम पॉलिटिक्स को और कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी को अच्छे तरीके से जानते हैं। आज हम इनकी मौजूदगी से हम इनकी राय लेंगे। हमारे साथ इरफान मलिक साहब जुड़े हैं। इरफान मलिक साहब उर्फ़ आम में इरफान बाबा मलिक कहलाते हैं। अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम और दिहाइयों से कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं और इनकी खिदमात, इनकी इनपुट ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से हमारे साथ है, बल्कि कैनेडियन पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ग्रीन पार्टी मिस्टर अख्तर अयूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अख्तर अयूब साहब, इरफान मलिक साहब, अनीस भाई, मैं आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी इजाजत हो तो मैं अख्तर अयूब साहब से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। अख्तर साहब, अपनी पार्टी के हवाले से रीसेंट इलेक्शन में आपने पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पार्टी कराई, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसके नताइज आए, ओवरऑल जो सूरत हाल है, इस पे ब्रीफली अपना ओवरव्यू दीजिएगा प्लीज। देखिए, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं मतलब है कि मैं कम्युनिटी की स्क्रीन पे आ रहा हूँ और मतलब है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा अपने पार्टी को। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही कि मैं मतलब है कि बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए कैनेडियन जो काम मैंने किया है, तो मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूँ कि वो हमें फॉलो करें। मैं अभी थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करूँगा। मेरा पूरा नाम अख्तर अयूब है। प्रोफ़ेशन वाइज़ मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो तकरीबन 25 साल से जो मैंने मतलब है कि रिज़ाइड करता हूँ कनाडा में। तो हर साल जो है ना मैं पाकिस्तान जाता हूँ। पाकिस्तान जब जाता था तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन हमेशा ये होती थी कि पाकिस्तान में मैंने ये देखा कि वहाँ पे फ़ॉरेन कंट्रीज़ की हर चीज़ मौजूद है। आप कपड़े ले लें, कॉस्मेटिक ले लें, दुनिया की हर वो चीज़ जो है ना पाकिस्तान में मौजूद है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब-सी चीज़ है। हर चीज़ हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे बाय करते हैं और इसके लिए उनके लिए क्रेज़ देखें। इवन लास्ट जुलाई में हमारा जो टिम हॉर्टन था पाकिस्तान वो कैनेडियन वो भी पाकिस्तान है और उसने एक दिन में जो सेल किया था तो वो कह रहा है कि इतने टिम हॉर्टन कभी उनकी हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब है कि अगर इतना क्रेज़ है वेस्टर्न इन चीज़ों के लिए, तो इसमें तो एक चीज़ की कमी है और वो है गोरों की सोच। वो सोच, वो प्लेटफ़ॉर्म्स जो कि यहाँ के मतलब अवाम के लिए काम करते हैं। तो मैंने कहा अगर हम इस तरह करें कि यहाँ से मैं इनका प्लेटफ़ॉर्म जो है ना जिस पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक है वो उठा के इसको हम ले आए पाकिस्तान। तो इनको ये एक फ़ॉरेन प्लेटफ़ॉर्म लगेगा और हो सकता है कि ये हमारे नौजवान जो है ना देखें, वो हमें इसमें हमारे इनकी इंट्रोडक्शन है। अभी आप पाकिस्तान में अगर आप देखें, तो जो पार्टियाँ हैं, भाई साहब उनकी तो कंप्लीटली मोनोपोली है। अब इस मोनोपोली को ख़त्म किस तरह करना है? इसके लिए आपको चाहिए यंग जनरेशन। देखिए दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, बच्चे, जवान और बूढ़े। तो जवानों में फिर आप जो है ना एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करें ताकि वो उसको पकड़ें और वो प्लेटफ़ॉर्म उनके खिलाफ ना जाए बल्कि वो उनके लिए काम करे। तो फिर मैंने तो आप कहा उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसका थोड़ा-सा हमें ब्रीफली बताइएगा कि आपकी पार्टी इस वक़्त कैसे कर रही है, कैसे एंगेज किया है यूथ को आपने? अच्छा ताकि हम अभी इसको ये सिलसिले मैं आगे बढ़ाएँ। ये इलेक्शन के बाद ना मैं आपको बताऊँ, मुझे किसी ने पाकिस्तान से फ़ोन किया कि सर आप पार्टी के लीडर हैं, आप क्या कहते हैं इलेक्शन मैंने कहा भाई साहब हम इलेक्शन में खड़े थे, इलेक्शन में लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, एक पार्टी कामयाब हो गई, सही है? जी, अब हमें जो है ना ये चाहिए कि हम अपना जो प्लेटफ़ॉर्म है उस पे काम करें। ये जी, नहीं है कि मैं वहाँ पे जिसने जीता है या जो हारा है उसके साथ लग जाऊँ और रेसलिंग हम शुरू करें। रेसलिंग के छोड़े, उनके पास अपना प्लेटफ़ॉर्म है, उनको चाहिए कि वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें। उनको अगर लोगों ने जिस तरीके से वो आए हैं, उनको सपोर्ट करें। अगर एक काम गलत हो रहा है उसको रोकें। जी, जिस तरीके से।
تو میں نے کیا کیا کہ ابھی تک یہ میں اس پروگرام پہ کہتا ہوں کہ فیبروری 8 سے لے کے اس وقت ہم 31 مارچ ہے، میں نے یہاں پہ آ کے امیزون کے میرے پاس لوگ ہیں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب ہمارے نوجوان بے روزگار بیٹھے ہوئے، ٹھیک بہت ہے سی ایسی لیڈیز ہے بے روزگار بھی، اب ان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو میں نے یہاں سے امیزون لانچ کیا اور انشاءاللہ عید کے دوسرے ہفتے میں ہم تقریباً 100 لوگوں کو 100 یوتھ کو جو ہے نا جس میں لڑکی اور لڑکے ہیں وہ ہم امیزون کی پوری کورس ہم نے اس کو فنش کر دیں گے اور پھر ہماری کوشش ہوگی کہ یہ ایک چیز میں اور بھی آپ کو بولوں کہ امیزون جو ہے نا یہ بزنس ہے جو میجورٹی بٹوین چائنا اور یو ایس میں ہوتا ہے بہت اچھا بہت اچھا. ہم اس آپ کی گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے، اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے تفصیلات آپ سے اور لیں گے. ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں عرفان بھائی کو. عرفان بھائی آپ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کو بھی بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور آپ کی اپنی انوالومنٹ اس حوالے سے رہی ہے اور بہت عرصہ دراز سے رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس الیکشن کو، تاکہ ہم اس پاکستان کی سیاست کو ریپ اپ کر کے پھر ہم کینیڈین پالیٹکس اور پاکستانی کمیونٹی کے اوپر اصل میں جو آج ہمارا موضوع ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں. آپ ذرا سا بتائیے کہ کیسے دیکھتے ہیں یہ الیکشن. بہت بہت شکریہ عزیزی بھائی. آپ کے ساتھ بہت بڑے دانشور موجود ہیں، انس بھائی ہیں، ایوب بھائی ہیں. تھینک یو ویری مچ. مجھ ناچیز کو بھی آپ نے اس میں شامل کیا. جی بہت شکریہ. اصل میں جو دیکھیں، پہلے تو میں ایک لائٹر موڈ میں ایک بات کہوں گا کہ جیسے اختر ایوب صاحب نے کہا کہ کینیڈا کی ہر چیز وہاں پہ ٹم ہورٹن تک وہاں پہنچ چکا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بھی بڑا ہینڈسم ہے، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں کاپی کرتے ہیں لوگ. لیکن ظاہر ایک بیج بویا ہے انہوں نے ایک نئی پارٹی کا، اس کو پرورش کریں گے تو آگے چل کے وہ ایک تناور درخت بنے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے. اصل میں کینیڈا ہے 30 ملین لوگوں کا ایک ملک. ٹھیک ہے. پاکستان ہے 230 ملین لوگوں کا ملک. ٹھیک ہے. تو کینیڈا جیسے ملک کو بھی 30 ملین جیسے ملک کے لوگوں کو بھی صرف امیزون کی جابس سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اکنامک جو ان کو اقتصادی جو مسائل کا سامنا ہے. اسی طرح پاکستان کے جو 230 ملین ہیں ان کے مسائل بھی وہ بہت بڑے اور ان کے لیے بہت ہیوج ریفارمز کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. تو ہمیں انیشیٹو لینے چاہیے چھوٹے چھوٹے، تاکہ ہماری جو اسمال انڈسٹریز ہیں، اسمال بزنس ہیں، ان کو اور جو یوتھ ہے ان کو فائدہ ملے. لیکن جو گریٹر پکچر ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو اقتصادی کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، بلکہ ایک ڈیپ ڈاؤن نوز ڈاؤن ڈائیو جو ہم نے لی ہوئی ہے، اس سے ہمیں پہلے تو اس گھڑے سے باہر نکلنا ہے، اس کے بعد اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے. تو اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پلاننگ. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے میں نے ان کے منشور کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ ہی میری اس سے پہلے کبھی آگے ہی ہوئی اتنی، تو میں اس میں ٹائم لگے گا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ان کے ساتھ الگ ایک بیٹھک بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کی اوور آل پالیٹکس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی بہتری کی طرف گامزن ہے، ان اے سینس کہ ریئلائزیشن ہے. دیر از آلویز 3 phases آف اے پروجیکٹ مینجمنٹ، رائٹ. تو اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے ریئلائزیشن. اگر آپ ریئلائزیشن کر لیتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، تو اس کے بعد اس کو آپ اٹیک کرتے ہیں، اس کو سولوشن کی طرف جاتے ہیں. تو ابھی جو شروع کے 2-3 سال ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ریگارڈلیس کسی بھی سیاسی جماعت کی، اس کو یہ ایشوز اور چیلنجز آتے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹریک پہ ڈال دیں، اس کے بعد آگے کی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. شارٹ ٹرم تو گول ہوتا ہے نا، 6 مہینے کا بجٹ آ گیا جون میں یا 1 سال کا آ گیا. ایک ہوتی ہے 10 سالہ پلاننگ، ایک ہوتی ہے 30 سالہ پلاننگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو حکمران کہہ لیں یا ارباب اختیار کہہ لیں، میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کہوں گا، ارباب اختیار کہہ لیں، ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً 2034 تک کا ہے، 2024 سے 2034 تک کا. اچھا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ میرے آپ کے اور ان کے کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں دنیا میں، ان کو ساتھ لے کر الائن کرتے ہوئے، چاہے اس میں چائنا ہو، چاہے اس میں سعودی عرب ہو، چاہے اس میں امریکہ ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لانگ ٹرم ایک چیلنج ہے لوگوں کے سامنے. اور اسی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اختر ایوب صاحب بھی اپنی جماعت کو الائن کریں گے تو ظاہر ہے ان کو بھی فیوچر میں جا کے ایک روڈ میپ مل جائے گا کہ ہاں ہمیں ان خطوط پہ کام کرنا ہے. تو میں یہ چھوٹی سی کہوں گا باقی. جی نہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے آفتاب صاحب آپ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں انوالومنٹ آپ کی رہی پوری پالیٹکس میں اور سب چیزیں، آپ یہاں پہ بھی ایکٹیو ہیں اور کینیڈا میں اس وقت آپ کمیونٹی کے لیے اس کے حوالے سے کیا خدمات ہیں، آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے ہمارے ویورز کے لیے. اچھا، میں جب تعلق میرا پولیٹیکل پارٹی سے ہے، مطلب کہ پاکستان میں وہاں پہ
لیکن جب यहाँ पे आया तो मैं काफ़ी जो है ना मैंने ये सारी जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है इसको छोड़ दिया। मैं एक नेशनलिस्ट बन गया। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं यार आप पाकिस्तान के मैंने कहा नेशनल नहीं, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, सही है? और ठीक। ये तो मैं 9/11 के बाद जो है ना जब मैंने देखा मैंने कहा यार अगर हमें आगे जाना है तो हमें तो इन गोरों के इस सिस्टम में जो है ना इसको समझना है और आगे आपको हिस्सा लेना है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इन सारे पार्टियों के प्लेटफ़ॉर्म तकरीबन पढ़े। लेकिन उसमें एक जो चीज़ थी जो मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म जो मैंने पढ़ा वो मैंने ग्रीन पार्टी का पढ़ा। वो ग्रीन ऐसा था कि मैंने कहा यार ये अब ये लिबरल है, कंज़र्वेटिव ये सिर्फ़ कनाडा तक महदूद है। अगर मैं इस पार्टी के साथ तो ये एक यूनिवर्सल पार्टी है। ये हर मुल्क में, चाहे वो बड़े छोटे पैमाने पे भी लेकिन इनका जो मंशूर है पूरे कायनात के लिए है। ये बाकी पार्टियाँ जो इनके जो मंशूर है वो अपने मतलब है कि वो उस मुल्क तक ये महदूद है। तो मैंने जॉइन किया उनको। उसमें ये है कि काफ़ी इनके पास बड़े वो जो साइंटिस्ट वगैरह-वगैरह वो ये लोग होते हैं। तो फिर 2015 में मैंने उनके साथ इलेक्शन भी किया यहाँ एटोबिकोनोर से। इलेक्शन के बाद जो है ना फिर मैंने मतलब हमने घर ले लिए इधर बर्लिंगटन में। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे पॉलिटिक्स छोड़ दी। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आपने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ दी? ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आप पार्लियामेंट पहुँच जाएँगे, एमपीपी बन जाए। मैंने कहा भाई साहब, यहाँ इनको पॉलिटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिस्टम है। यहाँ पे अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ना भी हो ना, हमारे एमपीपीज़ ना भी हो, फिर हम मतलब हमारा सिस्टम चलता है। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है, एक सही पॉलिटिक्स जो कि इबादत होती है, जिसको हम इबादत कहते हैं, उसी के बेस में मैंने ये पार्टी बनाई। मैंने कहा नहीं, इन लोगों को तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप अभी मैं एमपीपी हो गया, आप मेरे पास आएँगे कि अयूब भाई ये हमारा काम है। मैं कहा फलाना दफ्तर है उधर जाएँ, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपके लिए क्या करूँ? कुछ भी नहीं करा। मतलब है कि मैं तो कुछ यहाँ पे इनके जो मेजॉरिटी होते हैं वो तो मतलब है कि पॉलिसीज़ बनाते हैं। वो तो सर्विंग नहीं करते। सर्वे तो आपके ये नीचे जो लोग बैठे होते हैं मतलब है ये मेयर और ये लोग काम करते हैं ना। तो उसी की वजह से फिर मैंने पाकिस्तान में मैंने कहा बनाएँगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसी पार्टी बनाएँगे कि अगर वहाँ पे कोई ग्रीन में है, यूएस जाए, तो यूएस में वो ये ना कहे कि मैं पीपल पार्टी से, मैं वो ये कहे कि ग्रीन ताकि गोरे उसको समझे, यार ये वही ग्रीन है कि जो हमारे मुल्क में। तो उसी बेस पे अभी इनके फारूकी साहब की तरफ आता हूँ, इन्होंने एक क्वेश्चन किया ये अमेज़न का। ये मैं पाकिस्तान की क्योंकि हमारी पार्टी का मंशूर है मेड इन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के चावल में मैं पाकिस्तान के जो फैसलाबाद और सियालकोट की इंडस्ट्री उसको आप एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें दुनिया। ये नहीं है कि आपने सामान बोरियों में डाले हुए हैं, नई पैकेजेस के आप लोगों को पता है हमारा पिंक सॉल्ट जो है ना पिंक सॉल्ट, पाकिस्तान इज़ नंबर 1 लेकिन कौन उसको बेचता है? आपके हमसाए उसको बेचते हैं, हमारे लोग किधर हैं? तो ये अमेज़न जिसकी हमने बुनियाद रखी, इसको हम इंशाल्लाह ये होगा अमेज़न इसमें पाकिस्तान and the rest of the world we are not interested in any other country manufacturing industry यही हमारी जो है ना सबसे जो तबाही का चक्कर है ना वो यही है कि आपके पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं कोई चीज नहीं बनता सारे मतलब है कि अगर मैं आपको 10 लाख पाकिस्तानी लेके आऊं ना तो आपको टू बी हॉनेस्ट विद यू आपको सिर्फ में से 1000 पाकिस्तानी काम के मिलेंगे और वो पाकिस्तानी जिसमें हमारे लोग उनको क्या कहते हैं यार ये तो मिस्त्री है, ये तो मैकेनिक है और आपको पता है कि कनाडा की पूरी इंडस्ट्री इंच पे चलती आपकी हाई राइज बिल्डिंग में कौन होते हैं? प्लम्बर्स होते हैं, आपके वेल्डर्स होते हैं, ये लोग इस मुल्क की इकोनॉमी को चलाते हैं। ठीक है, आपकी बात को और आगे बढ़ाएंगे अख्तर साहब। बहुत उम्दा बात की आपने और आपने जो है वो यूथ को एम्पावर्ड करने की बात की और उसके लिए आपके पास एक प्लान है। हम इस मौजू को और आगे बढ़ाते हैं और इरफान साहब हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। इरफान भाई हम आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास पाकिस्तान की सियासत तो है ही, हम उसके ऊपर बात करते ही हैं। आज हमने जो है वो कनाडा की पॉलिटिक्स, कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और उसके हवाले से हमारे क्या उसके मुमकिन हल हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करनी है। आपको ज़हमत दूंगा तो बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पर उनके चीदा मसाइल क्या हैं कनाडा में? चाहे वो नए हों, पुराने हों, वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि इनको एड्रेस होने की ज़रूरत है? देखिए कम्युनिटी के तो बहुत सारे मसाइल हैं। अब इट डिपेंड्स कि हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं। राइट। आपसी मसाइल हैं या यहाँ पे सर्वाइवल के मसाइल हैं, यहाँ पे अवेयरनेस की इश्यूज़ हैं। लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो न्यू इमिग्रेंट्स के इश्यूज़ होते हैं या बहुत से लोग 30 साल रहने के बाद भी न्यू इमिग्रेंट ही रहते हैं, वो भी एक इश्यू है। तो ये
ये बहुत सारे मसाइल होते हैं भाई। अब आप किस मसले की बात कर रहे हैं? इरफान बाबा से पूछना है, मुझे इसमें ना घसीटें, मैं फिर अच्छा इरफान भाई आ गए हैं। अनीस भाई की गुफ्तगू आपको पता है, देखिए ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी होती कि जो है वो आदमी जो है वो ज्यादा देर फॉर्मल रह नहीं सकता। तो अनीस भाई ने तो इब्तिदा कर दी है ये कि इमिग्रेंट्स के मसाइल हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो नए हों, चाहे वो पुराने हों, उनको भी कुछ मसाइल का सामना है। तो आप कम्युनिटी के मसाइल में पाकिस्तानी कम्युनिटी के कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनको आप समझते हैं कि इनको हाईलाइट होने की जरूरत जी, बड़ी खूबसूरती से अनस भाई ने छिक्का जो है ना वो मेरी तरफ फेंका है है? और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। देखें, बात सुने, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बेतहाशा मसाइल हैं। ठीक, पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला जो कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स है और आउटर कॉम्प्लेक्स है। बहुत उम्दा बात करी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला एक दूसरे की टांगे खींचना। पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला एक दूसरे की बैक बाइटिंग करना है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला अपने आप को अक्ले कुल समझना और किसी भी समझदार आदमी को समझना कि ये बेवकूफ़ है। ये मसला है पाकिस्तानी कम्युनिटी का मसला। जो सच बोले उसको उसको समझने का बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, और जो फ्रॉड करके इनसे पैसे कमाए उसकी बातों में आना और बाद में उसी को गालियां देते रहना। और सबसे बड़ा मसला, उससे भी बड़ा मसला हमारी यूनिटी का है। हम किसी एक चीज़ पे यूनाइट हो ही नहीं सकते। ये हमारी नेचर में आ गया है कि यहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो कराची, लाहौर, सिंध, मुल्तान, शिया, सुन्नी, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, नून लीग, इमरान लीग, फलाना उसमें डिवाइडेड है। और ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है। और मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है, मैं उसमें ये कहूँगा कि हम रोज़ बरोज़ नीचे जा रहे हैं। कम्युनिटी की फलाह बेहतरी के लिए कोई काम नहीं हो रहा। हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांगे, बैक बाइटिंग, पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तानी कम्युनिटी के पीछे ले जाना, हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ जा रहे हैं। अब तो ये हाल हो गया है, अगर आप मुझसे एग्री करें या ना करें, अब तो ये हाल हो गया है कि, और अनस भाई तो ज़रूर एग्री करेंगे और यूब भाई भी, कि अब तो ये हाल हो गया है कि हमें यहाँ के जो लोकल कैनेडियन पॉलिटिशियन है, तीनों लेवल की बात कर रहा हूँ, सिटी, जी, ओंटारियो और कैनेडियन, उन्होंने भी हमें सीरियस लेना छोड़ दिया है। वो सिर्फ हमारे पास आते हैं तो हमारे वोटों के लिए आते हैं, अदरवाइज वो हमारी किसी बात पे यकीन नहीं करते, हमारी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं करते। और ये बुरा हाल हमने अपना खुद किया। अनीस भाई ये जो जी, बातें उन्होंने कही इरफान भाई ने, बड़ी बड़ी बेलाग, बहुत बहुत ज़बरदस्त। पू, पूरा सच जिसे कहते हैं, पूरा सच इस प्रोग्राम में वाकई इन्होंने पूरा सच कम्युनिटी का कह दिया है। जी, जी। जो लोग हमें जो इस बात को इसके सही प्रोस्पेक्टिव में समझ नहीं पाए, उन्होंने चूंकि अहाता किया नहीं सियासी हवाले से जो कम्युनिटी हमारी फाल है। देखिए मैं आपको नाम लेके बताता हूँ कि हमारे पास इस दफा राइडिंग के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी से एक पढ़ी लिखी शख्सियत यासिर नकवी के नाम से हमारे सामने थी। एक यूथ की आवाज, एक ऐसी आवाज जिसको हम सब मिलकर अपनी पूरी कम्युनिटी पूरी जोर लगाती तो आज नतीजे कुछ और होते। हमने कितना कीमती मौका ज़ाया किया। हमने सिर्फ ये कि उनकी लॉबिंग सही नहीं थी, तो हमने जो है वो अगेन 10 हिस्सों में बढ़ गई हमारी कम्युनिटी और हमने एक कीमती मौका ज़ाया कर दिया। आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं कि जो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं, आया वो इसके अहल हैं कि नहीं? जो लोग हमें हमें यहाँ पर एज़ अ कम्युनिटी लीडर रिप्रेजेंट करते हैं, आया वो भी ये चीज़ डिज़र्व करते हैं वहाँ पर होना? उनको कम्युनिटी लीडर किसने बनाया है? वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारी कम्युनिटी, हमारा यूथ की एम्पावरमेंट हो, हमें गाइडेंस मिले? बताइएगा। जी, देखिए मैंने इसीलिए बॉल इरफान बाबा के हक़ में डाली थी कि मुझे पता था कि वो बेलाग तबसरा करेंगे, जो शायद मैं ना कर सकूँ अपनी बहुत सारी मजबूरियों के साथ। लेकिन असल में जो इन्होंने बताया ना कि जिस तरह से हम तक़सीम हैं, जिस तरह से हम एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं, तो बेसिकली ये आईनादार है जो हमारा कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर, जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान यहाँ भी वही पाकिस्तान है।
بلکہ میں نے ابھی ایک شعر بھی لکھا تھا کہ پاکستان سے باہر بھی اپنا پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں اور تو بھی پاکستان ہے. تو یہ ہم سب بیسیکلی جو ہمارے عمل پاکستان کے اندر ہیں وہ پاکستان سے باہر ہی آتے ہیں. تھوڑا سا فرق یہاں آ جاتا ہے کہ چلیں ہم اور ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں، قانون کے پابند ہو جاتے ہیں. جو بات کی کہ آپ نے یاسر نقوی کے حوالے سے یا دیگر، پہلی بات تو کمیونٹی لیڈر کا لفظ ہی کوئی لفظ نہیں ایگزسٹ کرتا کسی اور دوسری کمیونٹی میں. یہ صرف اور صرف ترہ امتیاز جو ہے یہ تمغہ حیدر ہم لوگوں کو ملا ہوا ہے، تمغہ شجاعت. لیکن یہ لیڈر کوئی نہیں ہوتا. کمیونٹی کے رضاکار ہوتے ہیں، والنٹیئر ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں. دیگر کمیونٹیز کی بات کر رہا ہوں اور وہ ان کے لیے اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. یاسر نقوی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں یاسر نقوی ایک ون آف دا کینڈیڈیٹس آف لبرل پارٹی، اور وہ پاکستانی ہے لیکن پورا انٹاریو پاکستان نہیں ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ہمیں ان جو انٹاریو کی خدمت کرنے کے لیے جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا، کرکٹ میں کہتے ہیں کہ مے دا بیسٹ پلیئر ون. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ بونی کرامبی آ گئی ہیں تو ایک لیونگ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے مسیساگا شہر کی ترقی کے لیے جو کام انہوں نے کیا ہے. تو آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ میں پر امید ہوں کہ یہ اونٹاریو کو بھی اس سے اچھا لے جائیں گی جو ڈک فورڈ چلا رہے ہیں. کم از کم ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ یاسر نقوی یا بونی کرامبی، ہمارا ٹارگٹ ڈک فورڈ ہے. ڈک فورڈ سے مطلب ہمارے سے مراد یہ کہ جو لوگ لبرل کے سپورٹر ہیں، میں تو بینگ اے اوپینین میکر کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو تجزیہ ضرور پیش کر دیتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ گجرانوالہ کا ہے، یہ کراچی کا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بینگ اے کینیڈین سٹیزن ہمارے لیے کون اچھا کام کر سکتا ہے. اور وہ گرین پارٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لبرل پارٹی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ چونکہ لبرل پارٹی کا انٹرنل ایک افیئر تھا اور اس میں بیسٹ کینڈیڈیٹ ون ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے چل کے کام کر سکے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پاکستانی آتا اور ہم نے ایک موقع کھو دیا، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ موقع بہت آئیں گے. وہ کسی اور شکل میں ہماری خدمت دے. وہ اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں کینیڈا کے، ڈپٹی پرائم منسٹر کا لیول کا ہوتا ہے وہ بندہ. اس کی نالج سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ ایک ڈائنامک لیڈر ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بٹ ناٹ نیسسریلی فٹ فار دی لیڈرشپ آف انٹاریو. تو یہاں تک تو میں اس بات کو یہیں پہ ختم کر دوں گا. جو باقی باتیں ہیں دیکھیں، عرفان بابا اور ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ تقریباً 30 سال سے یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ایک مشروم گروتھ ہوتی ہے، کمیونٹی لیڈر آتا ہے، سماجی لیڈر آتا ہے، ایک سیلفی مافیا آتا ہے، ایک انفلوئنسر آتا ہے، یوٹیوبر آتا ہے، اور وہ چھا جاتا ہے. وہ آتا ہے، وہ چھا جاتا ہے، وہ فتح کر لیتا ہے، اس کا پاسپورٹ مل جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ آگے پورا مت سنائیے گا، بس یہی تک روک آگے دیجیے نہیں گا. سناؤں گا، میں آپ کو سنا چکا ہوں یہ بات. دیکھیں عرفان بابا کے چہرے پہ کیسی مسکراہٹ آئی. اب یہ چیز جو ہے نا یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ایک چیز بڑی اہم ہے سمجھنے کی ہم لوگوں کو، جو کہ ابھی اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس شہر میں 5 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں. جی زیادہ. کیا آپ نے کبھی ان 4,99,950 لوگوں کو کہیں نہیں دیکھا ہوگا؟ لیکن 50 لوگوں کو ضرور دیکھا ہوگا آپ نے. تو 40 اگر کر لیں اس کو، 40. ہاں 40 کر لیتے ہیں. اگر یہی 40 لوگ پاکستانی کمیونٹی آپ سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے. یعنی کہ یہاں پہ 4.5 لاکھ کے قریب وہ پاکستانی ہیں جو کہ نہ صرف کینیڈین اکانومی میں اپنا حصہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے لیے بھی جو زر مبادلہ ہے اور جو بھی بزنس ٹریڈ جو ایکسچینج ہے اس میں بھی وہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اچھا، نہ وہ کسی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، نہ وہ کسی پالیٹکس میں، نہ ان کو یہ کہ میں اوپر آ جاؤں وہ نیچے آ جائے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ہمیں سننا ہے. ہماری ٹارگٹ آڈینس وہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک، وہ بالکل بہت ٹھیک. پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے بھی بہت پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں اور کینیڈا کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو اس بالکل ٹھیک. چیز کو چونکہ ہم اور آپ رہتے ہی اسی 40 کی کمیونٹی میں ہیں، تو اس 40 کی کمیونٹی سے اگر کچھ غلط سلط ہو بھی رہا ہے تو مجھے فکر نہیں ہے اس کی بالکل بھی. مجھے یہ فکر ہے کہ میں اپنے باقی لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ ان کو آگے ہی دے سکتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم مل کے اگر کام کریں گے تو ان لوگوں کو بھی لائیں گے کہ بھائی آپ لوگ بھی تو سامنے ہو، اپنے کام دکھاؤ ہمیں، آپ کیا کر رہے ہو، تاکہ ہمیں تو کچھ امید تو بندھے. دیگر کمیونٹیز میں سارے وہی لوگ سامنے آتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن پاکستانی کمیونٹی بھی بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن وہ ایک لائم سائلنٹ. لائٹ میں نہیں، جی لائم لائٹ میں نہیں. انیس بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اختر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ یوتھ کو ہم اپنے پلیٹ فارم میں آگے لائیں؟ آپ دیکھیے کمیونٹی کے اندر وہ تمام لوگ جو کہ فرسٹ جنریشن امیگرینٹس کہلاتے ہیں،
वही लोग अब तक इस कम्युनिटी को किसी तरीके से घसीट रहे हैं और अब वो स्टेल हो चुके हैं। अब हमें फ्रेश ब्लड चाहिए, हमारे पास यूथ पढ़ी लिखी है, जो जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, जो कि सोशल एकेडमिक्स जिनके पास है, कि जो कि हमारे पास सियासत में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स के तमाम जो भी स्पेक्ट्रम है उसमें आ सकते हैं, इलेक्ट करवा के हम उनको आगे ला सकते हैं ताकि वो हमें रिप्रेजेंट करें, ताकि अब ये बैटन उनके पास जाए। वो मदरसों में भी आप देखिए कि सबसे बड़ी इस वक्त कनाडा में रिवाइविंग इस्लाम के नाम से जो इनिशिएटिव है, जो 3 दिन के सेमिनार होते हैं, वो यूथ करवा रही है कनाडा में। सबसे बड़ा इस्लामिक फोरम है और वो टोटल सारा के सारा यूथ के हाथ में, उसमें आपको ये जो हमारे पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे आगे, और कितना ऑर्गेनाइज तरीके से कराते हैं, और उसका स्केल देखिए कितना बड़ा है। वो पूरे नेशन वाइड लोग उसको जानते हैं। हम आप 3 दिन के लिए वहां जाते हैं इस्लामिक सेंटर और एयरपोर्ट पे, और वहां पे जाके वो सेमिनार अटेंड करते हैं। दुनिया भर से बड़े बड़े स्कॉलर आते हैं और वहां पर इस तरह के और इवेंट कम्युनिटी के अंदर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास प्रोफेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग की कोई सर्विसेज सेंट्रलाइज नहीं है। हमारे पास सोशल सर्विसेज इकोनॉमिक बॉडी कोई ऐसी नहीं है जो कि सेंट्रलाइज हो, जहां से हमें कोई जरूरत के वक्त काम आ सके। हमारे पास कोई ऐसी जिसे कहते हैं लीगल एड सेंट्रलाइज नहीं है कि हमारी कम्युनिटी में किसी के साथ, कोई इंडिविजुअल के साथ कोई इतना बड़ा इशू आ जाए जिसको हमें लीगल एड चाहिए तो वो प्रोवाइड हो सके। हमारे पास हेल्थ केयर की, एजुकेशन के हवाले से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। कोई एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई ट्रेनिंग सेंटर, जिस तरह से मैं मिसाल देके नाम ले लेता हूँ, चले दूसरी कम्युनिटीज रेनबो सेंटर चला रही है कि इमिग्रेंट आता है, वो लैंड करने के बाद उसकी ट्रेनिंग कोचिंग के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट लेने तक स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। हमारे पास ये तमाम चीजें एज अ कम्युनिटी लेवल नहीं है। उसको कैसे आप इंट्रोड्यूस करा सकते? कोई प्लान आपके पास, कोई बात करना चाहें आप? वो इरफान भाई इरफान भाई, मैं आपको लेता हूँ, उसके बाद पहले अख्तर भाई से जरा से इनकी राय ले लूं। असल में देखिए, मैं तो खुद टू बी ऑनेस्ट विद यू, सबसे पहले चीज़ जो ये है कि जब आप कनाडा में लैंड करते हैं ना, कनाडा, मैं फ्रेश लोगों की बात करता हूँ, जी तो आप बच्चे नहीं हैं, यू नॉट ए स्मॉल बेबी, सही है ना? क्या आपने 7 समंदर पार किया, आप इधर आए, सही है? अब ये आप पे होगा कि आप अपने जिस चीज़ के लिए आए हैं ना, जो मकसद आपके दिमाग में है, आप उसको किस तरह लें, सही है? ठीक ठीक। ये जो है ना, ये मेन चीज़ है। यहाँ पे जब लोग आ जाते हैं, नंबर वो हमारे अपने औकात भूल जाते हैं। वो कहते हैं हम कनाडा में आ गए, बस हम जो है ना, सब कुछ जो है ना हमें मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी वाइफ़ जो है ना, वो मतलब है कि डॉक्टर है, और आप लोगों को ये कि यहाँ पे डॉक्टर होना बड़ा मुश्किल काम, जी स्पेशली जब इमिग्रेंट आते हैं। जी जब वो हम आए, लोगों ने कहा कि यार वो टैक्सी चला रहे, ये टैक्सी। मैंने कहा भाई साहब, जिस तरह ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था कि हम घास खाएँगे ना और ये बम बनाएँगे, इस तरह मैंने वाइफ़ से कहा, मैंने कहा मैं जो भी करूँगा, लेकिन तुम्हें जो है ना किसी टिम होर्टन, किसी मैकडॉनल्ड में मैं तुम्हें नहीं दूँगा। अपनी पढ़ाई करो, चाहे वो हम अब दाल बनाएँ, सब्ज़ी बनाएँ, उसको खाएँगे, लेकिन इनके फोकस रहे, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए फोकस रहे, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये अच्छा। हमारे असल में जब जवान जी आते हैं, वो इन चीज़ों को मतलब है कि बड़ा लाइट लेते हैं, जी ऐसे कुछ साल तो ऐसे गुज़ार देते हैं, सही है? जी। फिर इससे पहले जो हम बहुत से लोग हैं जो है ना, मतलब है कि उन्होंने कोई, जितने भी पाकिस्तानी में देखो, कोई टेक्निकैलिटी नहीं है उनमें, टेक्निकैलिटी बहुत कम लोगों स्किल में। स्किल सेट आप स्किल कह रहे हैं कि उनके पास स्किल सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल नहीं है, स्किल एग्ज़ैक्टली। डेवलप कर रहे थे आप वो। देखिए, जी इटालियन कामयाब है, जी। पोर्चुगीज़ कामयाब है, क्यों? ठीक। उनके जब जो हार्ड फ़ोरफ़ादर्स स्किल। आए थे ना, उन्होंने वो स्किल जो है ना अपने हाथ में लिया हुआ है। मेरा ठीक। अपना एक कज़न है, यहाँ पे जब पाकिस्तान से है, तो क्या कर रहा था, टैक्सी चला रहा था। टैक्सी में अच्छे पैसे बना रहा था। एक दफ़ा क्या हुआ कि उबर आया। अब उबर के बाद उसकी पूरी आमदनी खत्म। अब जनाब हर रोज़ वो जो है ना, बस मतलब वो पागल हो जाते कि यार मेरा तो एक दफ़ा हमारा अपना एक पाकिस्तानी था, वो उसके साथ टैक्सी में बैठा, तो उसने कहा कि आप इस तरह कर लें कि मैं आपको जो है ना, आप जाएँ और किसी टेक्निकल कॉलेज से मुझे 6 महीने का डिप्लोमा लेके आएँ वेल्डिंग में। मैं आपको जो है ना बम्बार्डियर में जॉब दिलाऊँगा, बम्बार्डियर। उसने ठीक। जाके पार्ट टाइम वो किया। अल्लाह की वो देखें कि अब उसकी जॉब है ना, वन ऑफ द बेस्ट जॉब। अब वो इंस्पेक्टर है, मतलब एक कॉकपिट में वो जो है ना इंस्पेक्शन करता है, जी सिर्फ़ जी उस 6 महीने के वेल्डिंग से। जी लेकिन हमारे लोगों में क्या है, मैं अगर आप कहीं पे आप मुझे क्या आप कहें अयूब ये काम है, इस पे आपको सबसे पहले फ्लोर साफ़ करना है, टॉयलेट साफ़ करना है, मैं कहूँ बिल्कुल, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम ने ये काम किए हैं, उसको कोई शर्म। हमारे लोग क्या कहते हैं, नहीं, मैंने तो वहाँ से डिग्री किया, मैं तो यहाँ पे ये हूँगा। भाई ये ठीक। वो मुल्क नहीं है। यहाँ पे अगर आप में टैलेंट है,
ہر جگہ پہ آپ کو وہ موقع دیا جائے. جیسے ابھی انیس بھائی نے کہا نا کہ ہم نے کوئی موقع نہیں. یہ مطلب ہے کہ یہ عورت اس نے جو اچھے کام کیے یہ آگے بھی جو ہے یہ کرے گی, اور یہ سب کے لیے کرتے ہیں. یہ ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں کہ صرف ان کا جو ہے نا ایک اپنی کمیونٹی پہ ہوتا ہے, وہ سب کے لیے ایک ہی سوچتے ہیں. صحیح ہے. تو ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے, ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کو ٹیکنیکلٹی پہ جانا ہوگا. اور یہی چیز میں دیکھ رہا ہوں, کوئی ٹیکنیکل نہیں ہے. یہ صرف آپ کے پاس اونٹیریو نہیں ہے, آپ جو ہے نا البرٹا جائے, کسی دوسرے صوبے میں جائیں, یہاں پہ تو جابز ہی جابز ہے ہر جگہ پہ آپ کو. لیکن اس کے لیے آپ کے ساتھ 1 سال کا 2 سال کا چھوٹا سا ڈپلوما ہونا چاہیے, وہ لے لیں. اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے آرگنائزیشن میں قدم رکھا, پھر آپ کو بتائیں میں کہ بات سمجھ گیا آپ کی بات کو, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت خوبصورت بات کی ہے. میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے, اختر صاحب نے کہا, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یوتھ کے پاس ایکیڈیمکس, جس طرح سے ہمارا مائنڈ سیٹ تھا نا بیک ہوم کہ کسی طرح اپنے بچے کو یونیورسٹی میں ڈال دو, اب وہ سائیکالوجی میں ڈال دیا یونیورسٹی میں. اب سائیکالوجی کے بعد وہ انڈر گریجویٹ کر بھی لے گا, ماسٹرز کر بھی لے گا, تو نہ امپلائمنٹ ملے گی نہ کچھ ہے اس کے پاس, سوائے وہ ایکیڈیمکس میں چلا جائے وہ, اور کوئی جو ہے نا اس کو جاب کی اپرچونیٹی اس طرح کی نہیں ہے. تو یوتھ کو اسکل بیسڈ ایجوکیشن جو یہاں پر ٹریڈ کہلاتا ہے, 100 کے قریب ٹریڈس ہیں, اس میں ہمارے پاکستانی کمیونٹی کا یوتھ جو کہ مین اسٹریم انجینئرنگ کے اندر نہیں جا پاتا, ان کو ٹریڈ کالجز میں داخلہ کرانا چاہیے اپنے بچوں کو, نہ صرف یہ کہ انڈر گریجویٹ کسی سافٹ کورس میں کروا کے ان کا ٹائم برباد کریں. آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ دیکھیں, یوتھ امپاورمنٹ یا وومن امپاورمنٹ یہ بڑے پاورفل لفظ ہیں, خاص طور پہ جب ہم جی ٹی اے میں یا کینیڈا میں کہیں کوئی ایسی بات کرتے ہیں. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاورفل لفظ ہے کہ اس کے لیے حکومت بہت سنجیدہ ہے, اور وہ بہت ساری فنڈنگ ایلوکیٹ کرتی ہے. لیکن اس فنڈنگ کو کیش کرنے کے لیے ان ورڈز کو کیش کیا جاتا ہے. لوگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے, تھوڑا سا پیپر ورک کر کے, تھوڑی سی فوٹو سیشن کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے آج یوتھ امپاورمنٹ کے لیے ایک کام کر دیا, یا ہم نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کر دیا. ٹوٹل فراڈ ہو رہا ہے, اور میں کھل کے کہوں گا کہ یہ بہت سارے لوگ کمیونٹی کے کر رہے ہیں. جہاں آپ دیکھیں گے ان کے آدھے اپنے گھر والے لوگ ہوں گے, 4 بیٹے کھڑے ہوں گے, 4 خالہ کے بیٹے کھڑے ہوں گے, 4 پڑوسن کے بیٹے, اور ان کو ملا کے بچے یا جو بھی یوتھ کو میں بات کر رہا ہوں, وہ اس کو بولیں گے جی آج ہم نے یوتھ امپاورمنٹ کا کام کر لیا ہے, فنڈنگ سمیٹ لی ہے, اس کے بعد ان کے پاس ایک نئی گاڑی بھی آ جائے گی, اور وہ میکسیکو کا ایک ٹرپ بھی لگا کے آ جائیں گے. یہ یوتھ امپاورمنٹ نہیں ہوتی. کینیڈا میں یوتھ امپاورمنٹ کے لیے جو ہے ہمیں میس لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے, اور میس لیول پہ کام کرنے کے لیے یہ جو کمیونٹی کی چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں, سماجی رہنما, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت انٹیریو کی اور فیڈرل حکومت دونوں اس بارے میں سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں, اور ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کوئی کمی ہے تو وہ اس بات کی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات, بہت اچھی بات کری. اسی بات جی کو آپ ذرا سے اور روشنی ڈالیے ذرا اس بات پہ, اور پھر اس کے بعد میں جو ہے دیکھیں, وہ عوام کے لیے. جی پروگرامز اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, ایلوکیشنز ہیں ہر بجٹ میں, جو ہے وہ چاہے وہ پروونشل ہو یا فیڈرل ہو, اس میں آپ کو یہ مواقع دیے جاتے ہیں. دوسری کمیونٹیز کے لوگ اپنے ایک پراپر پیپر ورک کر کے, پراپر ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے اگلے سال کی وہ اس کو کر لیتے ہیں. اور یہ صرف حکومتی سطح پہ نہیں کر رہا میں, آپ کسی بینک میں چلے جائیں, بڑے بینک میں, وہاں پہ کتنی اسکالرشپس دے رہے ہیں وہ لوگ, کتنی آپ کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں, وہاں پہ کتنی مل رہی ہے. ہم لوگوں کو بہت دیر میں پتہ چلتا ہے, جب ہمارے بچوں کو وہ بہت دیر میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی. تو اس کا مطلب ہے ہم نے یا تو ایز اے میڈیا ان کو آگاہ نہیں کیا, کیونکہ ہم تو, میں خود بذات خود ایز اے میڈیا میں کہوں گا کہ ہم تو اس بارے میں مصروف رہے کہ زرداری نے کیا کر لیا, اور نواز شریف نے کیا کر لیا, عمران خان نے کیا کر لیا, یا پھر یہ کہ کمیونٹی میں جو ہے فلانا افطار ڈنر ہو گیا, یا کمیونٹی میں آج جو ہے نا وہ رنگوں سے سجی ایک گانوں کی محفل ہو گئی. یہ ہم کرتے تو ضرور ہیں, لیکن nothing we do to make awareness, آگہی شعور پیدا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو بالکل دو چیزیں ہیں, یا تو ہم پیرنٹس کو بھی آگہی ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارے یہاں کینیڈا میں کیا کیا پلان موجود ہیں, تو اسی پلانس کی طرف جائیں, نہ کہ وہ چند چمکتی دمکتی دنیا جو ایک بینکوٹ ہال میں سجتی ہے, وہ امپاورمنٹ نہیں ہوتی. وہ نہیں ہوتی, وہ بہت محدود ہوتی ہے. آپ نے جس خوبصورت انداز میں صحیح نقطے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے, میں آپ تمام حضرات کی اجازت سے ایک چھوٹی سی سلائیڈ رکھ کر وہ تمام آرگنائزیشن جو یہاں موجود ہیں, شاید عوام کی ان کے آگاہی نہ ہو, ان کی رہنمائی کے لیے
वैसे तो सब कुछ अवेलेबल है थ्रू नेट, मगर मैं यहाँ पर एक जगह प्रेजेंट कर देता हूँ एक स्लाइड के थ्रू, ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके कि आया पाकिस्तानी या मुस्लिम एसोसिएशन को ही अगर आप देख रहे हैं तो हमें अपनी डे नीड की मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, उस रिसोर्स को उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वहां तक कैसे रीच आउट करना है, वो कौन कौन से इदारे हैं वो मैं लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और आवाम उसको देख लेगी। मैं ये स्लाइड आपके सामने इसको ऐड कर लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं, एक स्लाइड आपके सामने आ रही है, इसके अंदर आप देखिए कि वो तमाम इदारे जो कि इस्लामिक रिलीफ कनाडा एक इदारा है IRS के नाम से, और ये सर्विसेज दे रहा है यहाँ पर रिलीफ के हवाले से। किसी को कोई हेल्थ केयर इनिशिएटिव चाहिए, कोई इमरजेंसी रिलीफ के हवाले से काम करना है तो वो इस इदारे से रब्ता कर सकता है, और गूगल के थ्रू इनकी तमाम डिटेल्स, ईमेल से लेकर कांटेक्ट पर्सन, फोन नंबर, तमाम डिटेल मिल जाएंगी। दूसरा एक इदारा है मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कनाडा MAC, दैट ऑपरेट्स सेवरल कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स। इनिशिएटिव है इनका, फोकस्ड एजुकेशन बेस्ड है सारा इनका काम, सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट में हमारे लिए यहाँ पर कनाडा में काम कर रहे हैं, और हम इनके तमाम रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं। जितने भी पाकिस्तानी कैनेडियन हैं या और जो भी हजरात चाहें इस तरह की हेल्प लेना, वो MAC से रब्ता कर सकते हैं। तीसरी आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो NCCM है, और ये पूरे कनाडा में मुस्लिम एडवोकेसी की सबसे बड़ी काउंसिल है, और इनका हेड ऑफिस ऑटोवा में है, और बिल्कुल पार्लियामेंट हिल के साथ इनका ऑफिस है। NCCM दैट एडवोकेट्स फॉर ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज, offers legal support and education and work to combat discrimination and Islamophobia। इस हवाले से पिछले दिनों जब इश्यूज आए तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको टेक ऑन किया। एक एक दिन के अंदर 300 से 500 एप्लीकेशन उनके पास कंप्लेंट्स की आती थी, उसको हैंडल किया, उस आवाज को आगे बढ़ाया, और ट्रूडो तक के बयान आए उसके ऊपर काम हुआ, एक्शन हुआ। तो ये हमारे पास एक फोरम मौजूद है, किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन हो आप NCCM से रब्ता कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है कैनेडियन मुस्लिम लॉयर एसोसिएशन। किसी भी किस्म की लीगल हेल्प चाहिए हो आपको तो CMLA से रब्ता किया जा सकता है। अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट मुस्लिम लीगल प्रोफेशनल एंड प्रोवाइड लीगल एड एंड एजुकेशन टू द कम्युनिटी। पांचवी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम मेडिकल एसोसिएशन ऑफ कनाडा, MMAC। ये ऑर्गेनाइजेशन नेशन बेस्ड है और किसी इलाके के लिए नहीं काम कर रही, मुस्लिम एसोसिएशन है। आप इनसे किसी भी हवाले से हेल्थ केयर की कोई मसले हों उन पे आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, ये कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं। छठी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा। जिन हजरात को कारोबार सेट करना है, उनको मसाइल आ रहे हैं, उनके पास सपोर्ट नहीं है, उनको गाइडेंस के इश्यूज हैं, वो MBCC से रब्ता कर सकते हैं और उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। सातवें नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम सोशल सर्विस किशनर एंड वाटरलू। ये सोशल इश्यूज, विमेन एड, चिल्ड्रन एड, इस किस्म के जो इश्यूज हैं, काउंसलिंग है, घरों में मसाइल हो जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, उस हवाले से ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप MSS KW से रब्ता कर सकते हैं और ये आपको उस हवाले में हेल्प कर सकते हैं। आठवीं नेशन वाइड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये कनाडा में है, ISNA के नाम से। ये हमारे रिलीजियस इश्यूज को, हमारे मॉस्क के इश्यूज को, हमारे रिलीजियस एजुकेशन बच्चों को, उस हवाले से मैट्रिमोनियल इश्यूज हों वो जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उस हवाले से ये उनकी सपोर्ट करते हैं। और कम्युनिटी में ISNA का बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह ICNA एक इदारा है, वो भी इस तरह से काम कर रहा है। नाइन्थ ऑर्गेनाइजेशन कैनेडियन काउंसिल ऑफ मुस्लिम विमेन एम्पावरमेंट के लिए कनाडा में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो CCMW है। आप तमाम वो हजरात जो खवातीन जो राब्ता करना चाहें एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, स्किल सेट बिल्डिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन कराती है। उसके बाद फिर दावा नेट जो है हमारे तमाम ओवरऑल जो सोशल जस्टिस की एडवोकेसी है,
उस हवाले से अगर हमारे इश्यूज आते हैं, कम्युनिटी के इश्यूज आते हैं, तो उसको टेक ऑन करती है और उस हवाले से काम करती है। ये 10 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हैं तो छोटी और बहुत ज्यादा झेली, मगर ये वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास कम्युनिटी में काम कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि हम इसको जरूर शेयर कर लें अपने ऑडियंस के साथ, और हम जो है वो इस पे बात कर लें थोड़ी सी। फायदा उठाते हुए हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो कनाडा में काम फंक्शनल हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, मुस्लिम एसोसिएशंस हैं, हमने उसकी बात करी, उनकी लिस्ट पेश की। आप इस हवाले से और वो किन किन चीजों की जरूरत है कम्युनिटी को, वो थोड़ा सा और इस पे जरा सी रोशनी डालिए, आपकी बड़ी गहरी निगाह। जी बड़ी मेहरबानी। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि आपने 10-12 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया जो कि मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर वही अपनी जगह पे खड़ा है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस इतना काम कर रही हैं तो कम्युनिटी दिन ब दिन नीचे क्यों जा रही है, कम्युनिटी ज़वाल की तरफ क्यों जा रही है? क्या इन ऑर्गेनाइजेशन के मकासद में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है, या ये ऑर्गेनाइजेशन के जो करता धरता है वो उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है? ये मेरा बड़ा आजिज़ाना सा सवाल है, और मैं मुझे मालूम है कि इनमें से बाज़ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो एक ज़िमनी बात थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अजीज़ी भाई, जिस कम्युनिटी में 5,000 डॉक्टर टैक्सी चला रहे हों, जिस कम्युनिटी के 5,000 डॉक्टर ऊबर चला रहे हों, उस कम्युनिटी की तालीमी काबिलियत का अंदाज़ा बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत आसानी से तकाबुल किया जा सकता है कि वो कम्युनिटी पढ़ाई के बैरून जब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाते हैं तो पढ़ाई के किस लेवल पे होते हैं कि यहाँ आके वो बेचारे टैक्सियाँ चलाने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या कितने डॉक्टर पाकिस्तानी आप देखते हैं जो कि अस्पतालों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और उसके मुकाबले में दूसरी कम्युनिटीज़ के डॉक्टर्स देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम साया मुल्क की कम्युनिटी का देखें कि कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने बैंकों में लोग हैं, हमारे कितने लोग हैं, कितने हमारे यूथ है जिसको हम फौज में कैनेडियन आर्मी में भेजना फख्र महसूस करते हैं। वहाँ तो हम सलूट मार के कहते हैं कि मेरा पुत्र करनैल नहीं है, जर्नैल नहीं, वो पता नहीं क्या पंजाबी का मुहावरा होता है। कितने लोग हैं जहाँ फायर ब्रिगेड में हम भेजना पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जिनको हम जो पुलिस सर्विस में भेजना पसंद करते हैं। अफसोस की बात है, जीरो को मैं बात करूंगा, और ये दुख होता है। और एक बहुत खतरनाक ट्रेंड की आपने शुरू में बात की थी, चूंकि प्रोग्राम का नाम पूरा सच है तो मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। नहीं, सच बोलना चाहिए। मुझे मुसलमान है हूँ या नहीं हूँ, काफर हूँ या जो भी कुछ हूँ, मेरे अपने लेफ्ट के नजरियात है, और अनस भाई बड़ी अच्छी तरह समझते हैं जी। ये जो मजहबी रुझान, बढ़ता हुआ मजहबी रुझान है, ये आप कनाडा को यूके बनाना चाह रहे हैं, यूके की खूबसूरत बात की आपने, वाह। ये जो कम्युनिटी में बढ़ता हो हुआ जो रुझान है, कम्युनिटी में बढ़ती हुई जो रुझान है, बहुत सारी मसाजिद है, सिर्फ मिसिसागा में 56 मस्जिदें हैं और तकरीबन 110 मस्जिदों की अप्रूवल मेयर बोनी कराबी के टेबल पे मैंने खुद देखी है। तो क्या ये बढ़ता हुआ मजहबी रुझान, क्या ये कम्युनिटी को ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके आएगा, इसका फैसला तो कम्युनिटी करेगी। अनीस भाई को लेंगे इस नुक्ते के ऊपर, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। एक मिनट में खत्म कर दूं। मैं और अनस भाई दो चंद उन लोगों में शामिल हैं कि जो मुख्तलिफ इटालियन, पुर्तगीजी, पोलिश, इंडियन, हिंदू, सिख, हम दोनों जो होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। और हम उनकी डेवलपमेंट जब देखते हैं, उनके जो कम्युनिटी के जो करता धरता उनकी हरकतें देखते हैं, और फिर अपनी तरफ अपने गिरेबान में देखते हैं, तो यकीन करें मुझे तो बड़ी शर्म आती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो बढ़ता हुआ मजहबी रुझान है, इसको काम डाउन करें, नहीं तो हमारी अगली जनरेशन को कैनेडियन दफ्तरों में नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। अल्लाह ना करे इस तरह की सूरत हाल है कि कनाडा यूके बने, मगर ये बढ़ता हुआ रुझान उसी तरफ इशारा कर रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छी बात की इसी अनीस भाई, इस बात के ऊपर, ये जो इरफान भाई ने इतना बड़ा सच बोला है,
اور آسان نہیں ہے یہ بات کرنا، کیونکہ ہمارے پاس جس قسم کی ایک مخلوق یہاں پر موجود ہے، وہ جو وہی لوہے کی ٹوپی پہن کے آ گئی ہے، جس کا دھڑ بڑا ہو گیا ہے، سب چھوٹا رہ گیا ہے، جس کو عموماً میں کہتا ہوں، اور اس کو بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ نیگیٹولی لے جاتے ہیں اس چیز کو۔ عرفان بھائی نے یہ بات کہہ کہ وہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی دہریہ نہیں ہے، یا ان کو کوئی مذہب سے کم محبت ہے، یا اختر بھائی کو مذہب سے کم محبت ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ ان کا مقصد کچھ اور ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں اس نقطے کو انیس بھائی ذرا ایلوبریٹ کیجیے پلیز۔ دیکھیں بڑا نازک صورتحال ہے۔ صورتحال یہ کہ جو جس طرف عرفان بھائی نے اشارہ کیا ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد یہاں پہ جو ہے وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس پہ ارطغرل نما لوگ صافے باندھ کے گھوم رہے ہوں گے۔ اونٹ پہ بیٹھے خلال کر رہے ہوں گے، ہم اونٹ پہ، ایک تو اونٹ یہ ہو پر جائے گا۔ چھوڑ کے خلال کر رہے ہوں گے، اونٹ پہ بیٹھے ہوں گے، آڈی بیچ دیں گے۔ ایگزیکٹلی حالانکہ ان کو بزنس کلاس میں جا کے حج بھی کرنا ہوتا ہے۔ جی اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں اس وقت بھی ظاہر ہے ظہر کا ٹائم ہے، میں بھی روزے سے ہوں، جی آپ لوگ بھی ہوں گے، جی تو الحمدللہ۔ ہم لوگ اپنے ماتھے پہ اسلام یا محب وطن لکھ کے نہیں چلتے، لیکن ہمارے زبان سے اور ہمارے قلم سے نکلے ہوئے لفظ شاید لوگوں کو پسند نہیں آتے، تو وہ اپنی جیب سے اسٹیمپ نکالتے ہیں اور ٹھگ سے لگا دیتے ہیں کہ عرفان بابا جو ہے وہ یہ ہیں اور انیس فاروقی یہ ہے، ٹھیک ہے، یا اختر ایوب بھائی جو ہیں وہ یہ ہیں۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چند لوگ جو ہیں یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے، لیکن جو ایک الارمنگ فیکٹر ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ جو بڑھتا ہوا اسلامزم ہے، دیکھیں اسلام ایک الگ چیز ہے اور اسلامزم ایک الگ چیز ہے، اس کو ہمیں بہت کلوزلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے جو فینیٹسزم ہے، جو انتہا پسندی کا وہ ریڈیکلزم پہلو ہے۔ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کینیڈا یا ٹورانٹو کی سڑکوں پہ یا گلیوں میں یہ چیزیں دکھائی دیں، اور ہم جیسے لوگ منہ چھپائے پھریں گے، کئی کل کو کہتے ہیں نا کہ وہ کون کب کہہ دے کسے کافر کہہ کر شہر کا شہری مسلمان ہوا پھرتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ پورا شہری مسلمان ہو جائے، وہ والا مسلمان ہو جائے، ہم ویسے ہی مسلمان چنگے، ہمیں وہ والا مسلمان نہیں بننا۔ تو اس کو روکنے کے لیے لیکن خوش آئند بات یہ ہے یا پر امید بات یہ ہے کہ حکومت کینیڈا اور اس کے وفاقی ادارے، جس میں تحقیقاتی ادارے بھی ہیں اور خفیہ ادارے بھی ہیں، وہ اس سلسلے میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ زہر نہ در آئے۔ آپ مساجد کے امام کو دیکھ لیں، آپ جو علماء کرام ہیں جو ریکگنائز لوگ ہیں، لیکن کچھ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے رکھنے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر لی ہے، اس کی ایک آدھی دیوار جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی رکھی ہے، اس کے بعد بورڈ لگا ہوا ہے کہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور چندے کا ڈبہ اس کے برابر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، آج بھی ہیں، اور اس پہ سٹی لیول پہ بھی عرفان بابا آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس پہ کام ہونا چاہیے کہ ریگولیٹری لاز کیا کہتے ہیں یا بائی لاز کیا کہتے ہیں۔ جب آپ ایک فرنچائز لیتے ہیں ٹم ہارٹن کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنے ریڈیس میں آپ دوسرا ٹم ہارٹن نہیں کھول سکتے، لیکن یہاں ایک اسٹریٹ پہ جو ہے نا 2 مسالک کی مساجد بھی موجود ہیں۔ میں خود ایجیکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک مسجد جو ہے وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتی ہے، تو دوسری بریلوی مسلک سے تعلق رکھتی ہے، دونوں کے درمیان ہارڈلی 1 میل کا فاصلہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ریگولیٹری گورنمنٹ کو اس پہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، لیکن یہ جو اسلامزم جو ہمارے اندر در آتا ہے، یہ وہ لوگ لے کر آتے ہیں جن کے عزائم کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کے عزائم یہ نہیں ہوتے کہ پاکستانی لوگ یا ہم مسلمان لوگ کس طرح سے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کریں۔ فیتھ بیس آپ دیکھیں حکومت کتنی سپورٹ دیتی ہے آپ کو، فیتھ بیس اسکول تک بنانے کی اجازت دیتی ہے آپ کو، مساجد بنانے کی اجازت دیتی ہے آپ کو، پریکٹس کرنے کی اجازت دیتی ہے، چھٹیاں تک انہوں نے اعلان کر کے رکھ دیا کہ چھٹیاں تک مل جائیں گی آپ۔ تو اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، اور اب آپ جو ہے اب آپ کیا دے رہے ہیں اس ملک کو، اب وہ ذرا کر کے دکھائیے۔ جی بہت عمدہ بات کی ہے انیس بھائی۔ میں آپ کی بات کو اس موضوع کو اندر 2 جملے کہہ کے ہم دوسری بات کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہائی لائٹنگ مسائل جو کہ الارمنگ صورتحال اختیار کر گئے ہیں ہمارے کینیڈین مسلم کمیونٹی کے اندر، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ یہ جو مذہب کے حوالے سے رجحان کی بات آپ دونوں حضرات نے کی، آپ یہ دیکھیے اس ملک میں یہ لوگ آگے اس ملک کو یہاں پر شریعہ لاء کی بات کرتے ہیں، یعنی شرم نہیں آتی اس خطہ زمین کے اندر کوئی بھی جگہ جہاں جو اسلام کے نام پہ ملک بن گئے، ان ممالک میں شریعت لاء کہیں پر نہیں ہے۔ آپ اس کینیڈا کے اندر آ کے بیٹھ کر اپنی مرضی سے آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ اور آپ کی ٹوٹل مسلم پاپولیشن اس
पूरे कनाडा के अंदर 5% है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, अब वो 5.5% हो गई है। हम 5.5% को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे कनाडा के अंदर, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर शरिया लॉ आ जाए। जब तक हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से मौलवी मंगवाते रहेंगे कनाडा की मस्जिदों के लिए, हमारे बच्चों का माइंडसेट ना सिर्फ आगे नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा और वो पीछे जाना शुरू हो जाएगा। जितनी गंदगी, बुराइयां, फसादात और जितनी ज्यादा डिवाइड हम वहां छोड़कर आए थे, वो सारी लगवियात और वो सारे खराफात हम यहाँ पर लेकर आ गए। उसी तरीके से एजुकेशन के अंदर कोचिंग सेंटर की वबा खोली हमने, उसी तरीके से हम अपने बच्चों को निकाल निकाल के यहाँ की कैनेडियन स्कूल सिस्टम से इस्लामिक स्कूल सिस्टम में ले गए, जो कि एक टोटल धंधा है। वो बच्चे जो नक्कू बन गए वहां पर, जब हाई स्कूल के अंदर मेन स्ट्रीम में compete करते हैं तो उनको सोशलाइजिंग ही नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी वो 15 बच्चों की क्लास के अंदर पढ़ा, तो उससे ज्यादा उन्होंने कोई बच्चा देखा ही नहीं होता, उन्होंने कोई डाइवर्सिटी देखी नहीं होती है। जब उनको मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर यूनिवर्सिटी में जाके compete करना होता है, वो वहां पर अजीब किस्म की बेचारी मखलूक बनी हुई होती है, उनको देखकर बच्चे हंस रहे होते हैं दूसरे उनको, वो कहीं किसी चीज में एक्सेल नहीं कर सके आया, तो वो और उनकी एक बच्चे की इनरोलमेंट की वजह से कैनेडियन सिस्टम के अंदर से उस बच्चे के अंदर से $15,000 सालाना निकाल लिए जाते फंडिंग के। तो हम अपनी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को वीक करते हैं और अपने वो तमाम मशरूम जो कि मजहब के नाम पे धंधा कर रहे हैं, उनको 600, 500, $400 एक बच्चे की फीस, जिसके 3 बच्चे, तसव्वुर कीजिए वो अपनी पूरी मॉर्गेज बच्चों की फीस में दे देगा। ये फिजिबल नहीं है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसको रुकना चाहिए। हम अब इस मौजू से आगे की तरफ जाते हैं, अख्तर भाई को से बात करते हैं। अख्तर भाई, भाई एक पॉइंट में जो इरफान भाई ने कहा है उस पर कुछ कहना चाहूँ। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5,500 कुछ डॉक्टरों ने कहा कि वो टैक्सी ड्राइवर है, सही है। अब देखिए, आपने पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन जो है ना, ये कोई खराब क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं आपको ये बताऊँ, सही है। मेरी वाइफ जो है ना, वो पाकिस्तान से पढ़ी है, वो ये नहीं है कि वो यूएस से पढ़ी है, यूके से पढ़ी है। हम किसी की इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं अख्तर भाई, हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, वो जनरलाइज बात कर रहे थे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मसला ये है ना कि हमारे लोगों में एक बीमारी है, और वो बीमारी है ईगो है ना, एटीट्यूड का इशू है। ये हमें प्रॉब्लम है। देखिए, अगर एक बंदा आता है उसके पास डॉक्टर की डिग्री है ना, सही है, उसको डॉक्टरी नहीं मिलती ना, तो मेडिकल में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, मेडिकल में इतने फील्ड है क्या बहुत ज्यादा। मतलब है कि देखें, आप एक्सरे के टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड के टेक्नीशियन बन सकते हैं, और आपको अंदाजा नहीं है कि उनकी पे कितनी है। जी, बहुत अच्छी। आप ये जो है ना, ये बिजनेस यहाँ पे सीखे, आप इसको पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, यहाँ से बैठ के रिमोट भी कर सकते हैं, सही है। लेकिन हमारे लोगों में यही है कि नहीं, मैं डॉक्टर था तो बस मैं तो डॉक्टर, तो फिर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज करने की आपने बात की है, बिल्कुल ठीक है, यही बहुत बड़ा इशू है। आप इस बात को, और आप कम्युनिटी में इन है, आप ये देख रहे हैं, खास करके हमारी यूथ जो कि अब हमारे बच्चे बच्चियां इस मुल्क में ग्रो किए हैं, बॉर्न ब्रॉट अप उनका सारा यहाँ का है, उनके लिए एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि लड़का या लड़की अपना ब्राइड या ग्रूम इंपोर्ट कर रहे हैं आज भी बैठ के अपने गांव देहात से। आप इस तरह की माइंडसेट ये हमारी कम्युनिटी को आगे जाके जिन मसाइल में डालेगा, और जो कि हमें अभी से नजर आना शुरू हो गए हैं, इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि ये जो इशू आ रहे हैं यहाँ, मैट्रिमोनियल्स के इशू आ रहे हैं, जरा उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज। ये एक बर्निंग इशू है और इसके ऊपर बात होना जरूरी है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो इस चीज में मेरा इतना वो नहीं है एक्सपीरियंस, तो इसके लिए मैं एक्सक्यूज कर लूंगा। ठीक है, मैं अनीस भाई से यही सवाल लेके जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर मतलब है कि दूसरे जो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये मैं ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है। और अनीस भाई, आप और हम इस मुल्क में उस वक्त आए थे जिस वक्त हम ब्राउन स्किन को ढूंढ के मिलते थे, और हमने जिंदगी कितना वक्त गुजार लिया है। आप जरा बताइएगा कि इस इशू को आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये एक वाकई एक सीरियस इशू बनता चला जा रहा है जी, और उसका अंदाज़ा मुझे इस तरह से होता है कि जितनी तेज़ी से यहाँ पे डिफरेंट मैट्रिमोनियल ऐप्स वजूद में आई हैं, जी, और जितनी यहाँ पे मैट्रिमोनियल इवेंट्स होने लगे हैं एक महीने में, जी, 5 स्टार होटल के अंदर हो रहे हैं अब। जी, बिल्कुल, और उसकी बड़ी-बड़ी महंगी फीसें हैं फॉर्म भरने की, तो एक तो इसको कमर्शियल पहलू बन गया।
लेकिन है। इससे एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि लोगों में ये एक इशू बहुत तेज़ी से मौजूद है और इसके लिए वो अपने हल के लिए देखें ये एक जेन्युइन इशू है, ठीक है? ख़ास तौर पे जो बेटियों वाले हैं उनको और ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जी, लोगों की डिमांड इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमें जो अक्सर मैंने कहानियाँ सुनी हैं वो यही है कि जो यहाँ से और पाकिस्तान से रिश्ते कराने वाले जो इमिग्रेशन फ्रॉड जिसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, ठीक। उससे हमें आगाह करने की शदीद ज़रूरत है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमिग्रेशन के लिए, पासपोर्ट के लिए या कैनेडियन सिटीज़नशिप के लिए शादियाँ कर रहे हैं। और अब क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में एक आपको पता है कि एक ट्रेंड चल रहा है कि कनाडा चलो, चलो, चलो कनाडा चलो, लेकिन हर कोई आ नहीं पा रहा है और वहाँ जी, पे जो एजेंट बैठे हैं वो 35 लाख, 1 करोड़ तक जो है वो ले रहे हैं लोगों से और शादी एक ऐसा ज़रिया है कि फ्री में काम हो जाता है। तो जी, उससे हमारे फैमिली को और पेरेंट्स को बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। इस बारे में कोई आगाही नहीं दी जा रही है। कोई ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन मुझे नज़र नहीं आ रही जहाँ पे ये काम हो रहा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें काम करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से ख़ास करके एक वो बहुत बड़ा तबका जो कि फ़ोर्स कर रहा है अपने बच्चियों को कि जी वो अपने रिश्तेदारों में बैक होम में चाहे वो जिस भी इलाके से उनका ताल्लुक है वो वहाँ से कोई दूल्हा इम्पोर्ट कर लें और उसके वजह से जो यहाँ पर मसाइल हो रहे हैं, जब वो इम्पोर्ट होकर आ जाते हैं उसके बाद जो मसाइल आते हैं वो उसकी एक अलग दास्तान है जिसमें जाने का इस वक़्त मौका नहीं है। बट अगेन ऐसे फोरम्स होने चाहिए जिसके ऊपर इसको एड्रेस हो। हमारी जो बड़ी मसाजिद हैं, जिस तरह से इक्ना ने इसको टेकअप किया हुआ है, वो अपने तौर पे कर रहे हैं और भी इदारों को आगे आना चाहिए और सबको मिलजुल कर एक प्लेटफ़ॉर्म इस तरह से बनाना चाहिए, जहाँ पर इस इश्यू को ज़्यादा बड़े लेवल पे हाइलाइट करके और उसको एड्रेस किया जाए और उसका कुछ तदारुक किया जाए। इसके अलावा अनीस भाई और कोई ऐसी बात जो आप चाहें कि हमारी कम्युनिटी को के हवाले से हाइलाइट हो, उस पे रोशनी डालना चाहें तो बताइए? नहीं, मेरे ख़्याल में आपने काफ़ी तो कवर कर ही लिया है। बाकी जी, ये कि थोड़ा-सा हम अब अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अख्तर अय्यूब साहब भी कोई पाकिस्तान की एक सियासी जमात लाके यहाँ पे उसकी ब्रांच खोल लेते, तो उससे बेहतर था उन्होंने यहाँ की मरकज़ी धारे की जो है मेन स्ट्रीम की सियासत में काम करने का फ़ैसला किया। और काम करने का मकसद ये नहीं होता कि आप जो है बाकायदा टिकट लेके जो है ना मेंबर पार्लियामेंट बने और जी। मतलब बैंक्वेट हॉलों में दूल्हा बन के घूमते फिरें, बल्कि ये भी ना, ना, होता है ना। कि आप हुँ, उसकी जो इंटरनल पार्टी लेवल पे आप कहीं न कहीं काम कर सकते हैं। आप उसकी राइडिंग में कहीं काम कर सकते हैं। ये राइट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इन चीज़ों से दूर हैं और चाहते हैं कि बस एक शॉर्टकट मिल जाए, कहीं से एक हुँ, टिकट मिल जाए। हम भी हुँ, एक नीले रंग का कोट या लाल रंग का कोट पहन के किसी एक जमात को रिप्रेज़ेंट करें, साथ में 2-3 बिल्ले लगाएँ, लोगों को सर्टिफ़िकेट बाँटें और हमारी वाह-वाह हो जाए। पाकिस्तान जाएँ तो वहाँ भी हमें थोड़ा-सा प्रोटोकॉल मिल जाए। ये वो चीज़ नहीं है, हमें समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम में हमें हर फ़ील्ड में ही आना होगा। अपने इस टैबू को तोड़ के, इससे बाहर निकल के आगे की तरफ काम करने की शदीद ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही। टाइम हमारा हो गया है, ये मौज़ूआत ऐसे हैं कि इसमें जितना भी वक़्त लगाया जाए लगता है कि अभी इसमें तशनीगी रह गई है, इसके ऊपर और बात होनी थी। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को दोबारा ज़हमत दूँगा और इस मौज़ू को हम और ज़्यादा इन डेप्थ एक-एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमने सिर्फ़ उसको थोड़ा-सा टच बेस किया, तमाम जो मेजर इश्यूज़ हैं हमारे, उस पे उस पे बात की है। आपका अख्तर अय्यूब साहब आपका, अनीस फारूक भाई आपका, इरफान मलिक साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। इंशाअल्लाह ताला आपको फिर ज़हमत देते हैं और इस मौके पे फिर बात होती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम। चलो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।